अभी आपको इस्लामाबाद बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किस तरह से अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करें, क्योंकि जिस तरह के हालात थे वो इसकी इजाज़त नहीं देते थे कि वो एक बड़ा स्टेबल एक्सचेंज रेट हो, ख़ास तौर पर क्योंकि हमारे पास डॉलर की शदीद कमी थी। और उस चीज़ को हासिल करने के लिए हमें जो माजी की हुकूमत ने जो करेंसी को एक मसनूई तरीके से ऊपर रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट इनकरेज हो रही थी, यानी इंपोर्ट ज़्यादा लोग कर रहे थे और एक्सपोर्ट्स हमारी कम थी, जिसकी वजह से एक जो करेंसी की जो वैल्यू थी वो अब उसको हमने मार्केट पे ले आए। यानी कि हमने ये नहीं कि इंटरफेरेंस की, जिस तरह के माजी में डॉलर को आर्टिफिशियल यानी मसनूई सतह पे रखने के लिए डॉलर बेचे जाते थे स्टेट बैंक की तरफ से कि डॉलर की कीमत एक सतह पे रहे, मसनूई सतह पे रहे। उससे हमें दो तरह का नुकसान होता था। एक तो ये था कि हमारे डॉलर खर्च होते थे और दूसरी तरफ से जो हमारी जो करेंसी थी उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा बनती थी और इंडस्ट्री जो है ना उसको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचता था। कोई नई इंडस्ट्री लगाता नहीं था, उसकी वजह से हमारी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई। उसके बाद एक और इशू है जो कि हमने उस पर ख़ास तवज्जो दी, वो था कि अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको किस तरह से हमने कम किया और उसको हम एक बड़ी तादाद से हम 60 अरब डॉलर थे, उसको हम तकरीबन जो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको हम तकरीबन ज़ीरो पे ले आए हैं, बल्कि कुछ महीनों में ये पॉजिटिव भी रहा। उसके अलावा एक और मौजू जो कि काफ़ी ज़ेर बहस रहता है, जिसमें कि कर्ज़ों के बारे में एक बहुत मनफी प्रोपेगेंडा करती रहती है अपोजिशन, और वो ये है कि जी हमने इतने 11 खरब के कर्ज़े हमने ले लिए अपने 2 साल में। तो उसकी भी वजाहत की गई और उसका जो ब्रेक डाउन है वो बड़ा साफ और बड़ा शफाफ है। वो ये है कि जो 11 खरब के जो कर्ज़े हमने लिए उसमें तकरीबन 6 खरब रुपए हमने कर्ज़े और सूद अदा किया। 3 खरब रुपए वो जो है तो जब डिवैल्यूएशन हुई, यानी जब करेंसी अपनी वैल्यू पे आई तो उसकी वजह से हुए, तो ये 9 खरब रुपए हुए। फिर 1.2 खरब रुपए आपको पता है कि जब कोविड आया तो उसमें हमें देने पड़े ये इकोनॉमी को, ख़ास तौर पे उस तबके को जो कि तकरीबन 25% है वो पॉवर्टी लाइन पे, वो लोग जो कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू और मुख्तलिफ जो कोविड में फैसिलिटीज़ थी वो हमने दी, जिसकी वजह से 1.2 खरब का ये हुआ। और 500 खरब रुपए के करीब वो 500 अरब रुपए के करीब वो हमने हुकूमत को चलाने के लिए हमने लिए। तो ये है उसका ब्रेक डाउन, जिसके बारे में अपोजिशन बड़ा वो एक वावेला करती है और एक मनफी प्रोपेगेंडा करती है, जिसमें कि वो ये साबित करने की कोशिश करती है कि हमने जो 2 साल में कर्जे लिए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका मैंने आपको ब्रेक डाउन दे दिया है कि ये डिस्कस हुआ, ये हमें हमारे जो इकॉनमी के मिनिस्टर थे उन्होंने हमें बताया। और उसके बाद इन्फ्लेशन पे बात हुई। जाहिर है कि जब डिवैल्यूएशन हुई तो उसकी वजह से हमारा जो वो चीज़ें, वो अशिया जो कि हम दरामद करते हैं, यानी पाम ऑयल हो गया जिससे घी बनता है, हमारी दालें हो गई, हमारे पेट्रोल हो गया, और जब पेट्रोल महंगा होता है तो ज़ाहिर है कि उससे बिजली भी महंगी शुरू हो जाती है बननी। तो इसकी वजह से एक महंगाई आई और 2020 में 2000 पिछले साल जो है तो जनवरी में तकरीबन 20% तक इन्फ्लेशन चली गई थी, जिसको अब हम दोबारा नीचे ले आए हैं अपने तकरीबन सिंगल डिजिट में। चीज़ों की अशिया की कीमतें कम भी हो रही हैं और इंशाअल्लाह अभी जबकि हमारे जो स्टेट बैंक के रिज़र्व्स हैं, हमारी जो इकॉनमी है उसमें जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बढ़ गई है, इंडस्ट्री में काफ़ी एक वो मुतहर्रिक हुई है, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री भी मुतहर्रिक हुई है। इसी तरह हमारी जो वो हैं ओवरऑल इकॉनमी है, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है वो भी बेहतर हुई है पिछले सालों की निस्बत।
तो ये सारे जो एक मुस्बत असरात हैं इकॉनमी के, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक भी पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब इकॉनमी काफ़ी स्टेबल हो गई है, हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है। और इसी तरह हम यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में गो के इंटरनेशनल मार्केट्स में जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पे जिस तरह स्टील हो गया या ये गंदम हो गई, चीनी हो गई, इनकी कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से हमें जो कुछ प्राइसेस हैं जिनमें कि हम हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में कमी आएगी, तो इसी तरह से यहाँ पे भी उन चीज़ों की कीमतों में कमी आएगी, क्योंकि ये सारा डॉलर से रिलेटेड है। और जो चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी महंगाई हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ट्रेंड शो कर रहे हैं, जिस तरह कि आपने पिछले दिनों में देखा कि LNG की कीमतों में काफ़ी एकदम कमी आई, तो इस तरह से जो गैस की और जो बिजली की जो कॉस्ट है उसमें भी ज़ाहिर है कि ये कम होगी। तो इसके अलावा पार्लियामेंटेरियन जितने भी थे, उन्होंने अपने अपने हलकों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को आगाही दी। और उसमें फिर ख़ास तौर पे जो कराची का जो प्रोजेक्ट है, कराची का जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट ने जो एक पैकेज दिया है, उसके बारे में भी काफ़ी तफसील से बात हुई। असद उमर साहब ने उसका पूरा एक जायज़ा पेश किया। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसमें इंस्ट्रक्शंस भी दी, और जो वहाँ पे जो लोकल वहाँ के MNAs हैं उनको भी ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए कहा। तो इस किस्म की जो हमारी एक ओवरऑल हलकों की बात थी, जिसमें कि मुख्तलिफ MNAs ने अपने हलकों के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब को एक रिपोर्ट दी। और ये डिस्कशन जो है तो ये हमारी चलती रहती है, जिसमें कि पार्लियामेंट में भी हमारी जो बिल्स हैं, हमारी जो लेजिस्लेशन है, उसके बारे में भी बातें हुई। तो एक मुकम्मल तौर पे एक पूरी जो हमारी जो गवर्नमेंट की कारकर्दगी है और जो हमारी गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है, उसको ज़ेर बहस लाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। कराची पैकेज पर तफसील से बात हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लोकल MNAs को इन्वॉल्व होने का कहा है। ये कहना है शिबली फराज का, जो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सेंट्रल इलेक्शन के टिकट्स और इस सारे प्रोसेस का निगरान नहीं जी, ये देखें, जहाँ तक कि सेनेट के इलेक्शंस का ताल्लुक है, वो ज़ाहिर है कि आप देख रहे हैं कि कुछ ही हफ्ते रह गए हैं उसके इलेक्शन के लिए। हमारी पार्टी की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत पहले से ये कहा हुआ है कि इलेक्शंस को बिल्कुल शफाफ तरीके से होना चाहिए। और ये जो एक माजी में एक रिवायत रही है जिसमें कि वोट ख़रीदे या बेचे जाते हैं, उसको रोकने के लिए एक ओपन वोटिंग होनी चाहिए, जिससे कि इसका तदारुक हो सके। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी उस पर हमने जो मांगी थी, उनसे वजाहत मांगी थी कि हमें वो गाइडेंस दें, उस पर भी काम हो रहा है। लेकिन अगर वक्त आया तो हमारा ऑलरेडी बिल पड़ा हुआ है और हम उसको पेश करेंगे। और फिर अपोजिशन की मर्ज़ी है कि वो उसको अपोज करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मकसद तो यही है कि सेनेटर ये किसी पूरे इलेक्शन प्रोसेस में और फिर सेनेट के इलेक्शन में शफाफियत आनी चाहिए। और उसके लिए जो है तो हमें एक ऐसा तरीका वज़ा करना होगा जो कि शफाफ हो। मिनिस्टर साहब, अपोजिशन बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये प्लान कर रही है कि वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएं और टारगेट भी कर रहे हैं MKM और आपके बाकी इत्तेहादियों को। क्या आप होपफुल हैं कि वो तहरीक अदम एतमाद होगी, वो नाकाम होगी और आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं और अरकान की हिमायत भी हासिल है? इंशाअल्लाह। देखें, बात यह है कि PDM मुख्तलिफ अपने लिए मुख्तलिफ वो हदफ रखती रही है, लेकिन सारे अहदाफ में उसको बुरी तरह से नाकामी हुई है। ये अब आखिरी एक वो था जिसमें कि वो PDM के अंदरूनी जो उसके जो पार्टीज़ हैं वो भी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ व्यू पॉइंट है, अदम एतमाद वो लाना चाहते हैं। जो नून लीग है वो इसके बारे में बिल्कुल एक अलग वो रखती है, राय रखती है। तो ज़ाहिर है कि इनमें जब तक कि आपस में इनमें इत्तेफाक नहीं होगा, जो कि है नहीं और ना हो सकता है, क्योंकि इनकी मुख्तलिफ इनकी मफादात हैं और ये अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए इसमें हमें कोई वो नहीं है। जो भी ये चाहते हैं, ये डेमोक्रेसी है और इसमें जो भी अपोजिशन जो भी जमहूरी तरीके से आइन के अंदर रहते हुए जो भी चीज़ करती है तो वो उनका हक बनता है।
शफी साहब, कल आपने बताया कि जो ब्रॉडशीट कमीशन है वो सरे महल और बेबिया समेत जो दीगर भी जो स्कैंडल्स हैं उनकी तहकीकात करेगा, तो अपोजिशन की जानिब से ये सवाल आ रहा है कि मतलब इसका जो दायरा कार है कमीशन का, वो आप किस कानून के तहत उसका दायरा कार जो है इतना वसी करती है कि वो जो दीगर जो मामलात हैं उनको भी देखेगा, और ये भी बता दीजिएगा साथ के जो TOR और जो एक कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक हो जाएगा? देखिए, जहाँ तक के इंक्वायरी का ताल्लुक है, आपको पता है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला करप्शन रहा है, और उसके लिए जो माजी की जो हुकूमतों में जो भी इस मुल्क के साथ किया गया, ब्रॉडशीट का वाक़या आपके सामने है, लेटेस्ट है, उससे पहले पनामा वाला था, तो इससे ज़ाहिर तो यही होता है कि बहुत बड़े लेवल पे ये इस मुल्क में वो लोग जो हुक्मरान रहे उन्होंने करप्शन की और मनी लॉन्ड्रिंग की और इस मुल्क को गरीब किया। अब जो ये सामने आया है ब्रॉडशीट, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हमारे ये एक जमहूरी फ़र्ज़ है कि हम इसकी तहकीकात कराएं, और ये जो इंक्वायरी कमीशन जो कि तरतीब दिया गया है उसमें हमें ये देखना होगा कि इसको कंपनीज़ का जो इंक्वायरी कमीशन एक्ट है 2017 का, उसके तहत इसको किया जाए। अज़मत शेख साहब इसको लीड कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इसमें जितने भी ये बड़े बड़े वाक़यात हुए इस पे जो है तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सर ये शिबली साहब ये बताइएगा कि जो पंजाब में बिलखसूस सेनेट इलेक्शन से पहले एक ग्रुप क्लेम कर रहा है कि वो तहरीक इंसाफ में एक उन्होंने मतलब जो नाराज़ अरकान पर मुश्तमिल कुछ लोग हैं जिन्होंने एक तो डिमांड की है कि उन्हें सेनेट का एक टिकट भी दिया जाए, और उसके साथ साथ उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को भी चार्जशीट किया है। तो आज चूँकि सारी गुफ्तगू हुई, तो क्या पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के हवाले से भी कोई बातचीत हुई है और इसका कोई इम्कान है? नहीं जी, देखें, बिल्कुल नहीं है इसका। पार्टी में जब मेंबरान होते हैं, जिस तरह की हमारी पार्टी है, उसमें मुख्तलिफ़ लोग राय रखते हैं, वो अपनी तजावीज़ पेश करते हैं, और जो भी मेंबरान उन्होंने जो बात की है वो ज़ाहिर है कि वो एक प्रोविंशियल इशू है, और हमारी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो उसको रिजॉल्व कर रही है, और ये कोई है ही नहीं एक मेंबर, उसकी मुख्तलिफ राय हो सकती है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई इस किस्म की बात ना हुई है, और ना इसका इम्कान है कि जो पंजाब में जो वज़ीर आला हैं वो रहेंगे और बरकरार रहेंगे, और बाकी जो है तो जो सेनेट के इलेक्शंस भी हैं वो भी इंशाअल्लाह बड़े अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हमारी पार्टी के अंदर जो भी पार्टी का फ़ैसला होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला होगा, वो सब उस पर लबैक कहते हैं और लबैक कहेंगे। सर जी, दो चीज़ें, एक तो ये बताइए ब्रॉडशीट के हवाले से जो डिस्कशन से बहुत सवाल थे, अब कल मंजूरी भी दे दी गई है, इसके बाकी अरकान कब तक होना है, नोटिफाई कब तक होना है, और ये कब अपना काम शुरू करेगी, पहला सवाल। और दूसरा सर ये बताएं कि PIA का जो जहाज़ हमारा वहाँ पर मौजूद है, उसको वापस लाने के लिए अभी क्या कुछ हो रहा है, उसके लिए कोई फॉरेन ऑफिस कुछ कर रहा है? देखिए, पहली बात तो ये, जहाँ तक कमीशन का ताल्लुक है तो ये 1 मैन कमीशन होगा, इसमें मज़ीद अरकान नहीं होंगे, और इसलिए ये तो तय है, इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा आज। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक PIA के जहाज़ का ताल्लुक है, तो PIA का जहाज़ के साथ जो है जो भी उनकी जो लीज़ का जो बैलेंस अमाउंट था, या जिस पे कि हम उनसे बुनियादी तौर पे कोविड की वजह से पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री को जो आलमी सतह पे एक धचका लगा है, उसके अंदर रहते हुए हमने उनके साथ नेगोशिएट कर रहे थे कि वो अपनी लीज़ की जो फ़ीस है उसमें कमी करें। अब वो मसाइल तय हो रहे हैं, और उनको जो है तो पेमेंट कुछ मेरे ख्याल में कर भी दी गई है, तो इंशाल्लाह ये मामला भी जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। देखें जी, उनके साथ नेगोशिएशन जारी हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अगले 1-2 रोज़ में उनके जो मसाइल हैं उन पे उनके साथ बातचीत एक बड़े